हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि अवर्गीकृत आंकड़ों या अनग्रुप्ड डाटा से चतुर्थांश विचलन या चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना हम कैसे करते हैं, और आज हम बात करेंगे कि ग्रुप डाटा से चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना हम कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। चतुर्थांश विचलन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो हमारा सूत्र है यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा के लिए ये दोनों सूत्र सेम है, ठीक है। और यहाँ पे चेंजेस आपको मिलेगा, यानी कि Q3 और Q1 के वैल्यूज में, यानी सूत्र में कुछ चेंजेस मिलेगा ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए आज हम बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे होगा यानी Q और QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन बराबर Q3 माइनस Q1/2, जिसको हम कहते हैं यानी Q और QD कहते हैं चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, और यहाँ पे Q3 है तृतीय चतुर्थांश या उच्चतम चतुर्थांश, ठीक। और Q1 है प्रथम चतुर्थांश या निम्नतम चतुर्थांश। तो इन्हीं दोनों की सहायता से Q3 और Q1 की सहायता से हम चतुर्थांश विचलन गुणांक की भी गणना करते हैं। Q3 और Q1 की सहायता से चतुर्थांश विचलन गुणांक की भी गणना की जाती है, जहाँ की चतुर्थांश विचलन गुणांक बराबर होता है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। यह है चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना करने के लिए फार्मूला। तो अब हमें ये दोनों फार्मूला पता हो गया, तो यहाँ पे हम Q3 और Q1 कहाँ से मान लाएंगे, कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम Q1 और Q3 का फार्मूला लगाते हैं। ऐसा वीडियो हमने आपको, जब हम चतुर्थांश मान और चतुर्थांश विचलन चतुर्थांश मान और चतुर्थांश गुणांक पढ़ा रहे थे, तो उस वाली कक्षा में हम आपको इसके बारे में बताए थे। हम आपको इस वीडियो का लिंक आपको दे देंगे आई बटन पे, आप वहां से जाकर के हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पता हो जाए कि Q3 और Q1 का मान हम कैसे निकालते हैं, या चतुर्थांश गुणांक कैसे निकालते हैं, चतुर्थांश विचलन कैसे निकालते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि यहाँ पे Q1 और Q3, ठीक है। तो पहले हम Q1 के लिए देखते हैं। Q1 का फार्मूला क्या है? Q1 बराबर होता है L प्लस N अपान ब्रैकेट में N/4 माइनस कैपिटल F बट्टे के स्मॉल f ब्रैकेट बंद गुणा CI यानी कि क्लास इंटरवल। और यहीं पे Q3 के लिए देखिए, यहाँ पे Q1 था तो यहाँ पे 1 था, और Q3 के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, और सब सेम है, ठीक है। तो Q3 के लिए हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट में 3N/4 माइनस कैपिटल F बटे के स्मॉल f और गुणा CI यानी कि क्लास इंटरवल। तो ये हमें Q1 और Q3 का फार्मूला है। अब देखिए, यहाँ पे Q1 और Q3 का हमें फार्मूला मिल गया। अब जैसे कि यहाँ पे L क्या है और N क्या है, F क्या है यानी कैपिटल F क्या है, स्मॉल f क्या है, CI क्या है, इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो L है वर्गांतर की न्यूनतम सीमा जिसमें Q1 या Q3 स्थित हो। जैसे कि हम जब Q1 के निकालेंगे Q1 के लिए, तो वो देखेंगे कि Q1 किस वर्गांतर में आ रहा है, उसकी न्यूनतम सीमा क्या है। और हम देखेंगे जब CI वर्गांतर का आकार यानी कि जो भी क्लास इंटरवल दिया होगा हमारा वर्गांतर, वो हो जाएगा CI। N प्राप्त आंकड़ों की संख्या, नंबर्स ऑफ डाटा, वो हो जाएगा कैपिटल N। F यानी कैपिटल F उस वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति जिसमें Q1 या Q3 आता है। तो जिसमें भी हमारा Q1 और Q3 आएगा, उस वर्ग के नीचे की संचयी आवृत्ति को हम लेंगे कैपिटल F। स्मॉल f है उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q1 या Q3 स्थित हो। तो हमें जब Q1 के लिए निकालेंगे या Q3 के लिए निकालेंगे, तो जो भी जिसमें भी आएगा उसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण देखिए, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछेगा, निम्न दिए गए व्यवस्थित आंकड़ों से Q की गणना कीजिए तथा साथ ही
चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पे क्यू केवल बोलता है, ठीक है, और क्यू बोलता है तो उसका मतलब आप समझिए कि चतुर्थांश विचलन बोल रहा है, ठीक? या तो पूरा भी दे सकता है, चतुर्थांश विचलन तथा चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना कीजिए, उस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को हटा दिया है, डायरेक्ट हमने सवाल लिखा है। तो ये एक डाटा दिया हुआ, उदाहरण के लिए ये एक डाटा दिया हुआ है, इसका चतुर्थांश विचलन तथा चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना करना है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, हल करने से पहले हमको एक साड़ी बी बनाएंगे और ये भी ध्यान देंगे कि ये व्यवस्थित यानी कि अरेंज है कि नहीं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको कर लेंगे। तो आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित तब करते हैं, देखिए तो आरोही, हम यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं हल करने के लिए। यहाँ पे हल करने के लिए, ठीक है, हल करने के लिए हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किए, और उसके बाद इसमें एक और कॉलम बनेगा, कुछ संचयी आवृत्ति का होगा, क्योंकि सवाल हमको इतना दिया था, सवाल हल करने के लिए एक संचयी आवृत्ति का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने व्यवस्थित किया है नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हमारा सवाल पूछा गया था, ठीक है, हम इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, स्पेस थोड़ा मिल जाएगा हमको, ठीक। अब देखिए, तो यहां से हमने ये कॉलम बना लिया, यानी कि टेबल बना लिया, साड़ी हमने बना लिया। साड़ी से हमें क्या क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया CI और N, CI और N पता चल गया हमको। तो CI बराबर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं N बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमें 40 मिल गया, N बराबर 40 मिल गया। अब हम हल कर रहे हैं सवाल को, ठीक है, तो N बराबर हमको 40 मिल गया। सबसे पहले हम किसको कर लेते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, हम A के Q1 यानी कि Q1 के लिए करते हैं, Q1 के लिए, ठीक है, Q1 के लिए, तो Q1 के लिए करते हैं हम। N बराबर 40 मिल गया, तो अब हम यहां से देखते हैं N बराबर, जब हमको 40 मिल गया तो हमें देखिए इसके सूत्र में है N/4, तो यहां से N/4 हम ले सकते हैं, N/4 यानी कि N/4, तो N बराबर 4 हम लिख सकते हैं। N बराबर हमको 40 मिल गया है, 40/4 बराबर 10, तो N/4 बराबर ये वैल्यू पता हो गया हमको 10। अब हमें यहाँ से एक CI मिल गया है, यानी क्लास इंटरवल मिल गया है हमको 5, ठीक है, 5 मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा मिला हुआ है N/4 किस संचयी आवृत्ति में टैली कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो N/4 है ये 10 है, ये टैली कर रहा है इसमें, ठीक है, हम Q1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये इसमें टैली कर रहा है, तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा, चतुर्थांश विचलन वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से हमें चतुर्थांश विचलन वर्ग मिल गया, ये है, ठीक है, ये मिल गया। अब यहां से देखते हैं कि L क्या है, वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें Q1 या Q3 स्थित हो। तो जो Q1 या Q3 स्थित, हम Q1 के लिए कर रहे हैं, तो ये आ रहा है इसमें, तो इसका निम्नतम सीमा क्या होता है, देखिए लोअर लिमिट के लिए हम 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा L बराबर 34.5, ठीक है। तो L बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, L बराबर 34.5 हो गया, L बराबर 34.5 मिल गया, CI हमको मिल गया है, और N प्राप्त आंकड़ों की संख्या यहाँ भी मिल गया है। F उस वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति जिसमें Q1 या Q3 स्थित हो, तो हम Q1 के लिए कर रहे हैं, तो Q1 इसमें स्थित है, तो इसके नीचे की संचयी आवृत्ति यानी कि 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो कैपिटल F बराबर हमको मिल गया, कैपिटल F बराबर 6, ठीक है। अब स्मॉल f देखते हैं, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q1 स्थित हो, ठीक है, तो Q1 स्थित जिसमें है ये है, तो इसका हो जाएगा 5, यानी कि हमको स्मॉल f बराबर मिल गया 5। तो अब हम इसमें यानी इस सूत्र में रख करके हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये तो Q1 के लिए हम सारे वैल्यूज पता कर लिए, आइए हम साथ ही साथ Q3 के लिए वैल्यूज पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q3 के लिए देखिए, Q3 के लिए साथ ही हम वैल्यूज पता कर लेते हैं, ठीक है। तो Q3 के लिए करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे N/4 ये आ रहा है
10 में। तो Q3 के लिए n 3n/4 ये है ना 3n/4, तो यहां से हम 3n/4 ये 3n/4 बराबर हमको मिल जाएगा 3 गुणा 40/10। ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाएगा 30। मिल गया। यहाँ पे ना देखिए 3 गुणा 40, n बराबर यहाँ 40 है और यहाँ फार्मूला में 3 है, तो 3n/4 बराबर हमको 40 मिल गया। अब 40 मिल गया तो हम ये ध्यान देंगे कि ये जो 40 है, जो 30 है, ये किस संचयी आवृत्ति में हमारा टैली कर रहा है। तो 30 देखिए ये 32 वाले में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, इस वाले वर्गांतर में आ रहा है। तो अब इस वाले वर्गांतर में आ रहा है तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा आपका 50 है, तो इसका हो जाएगा 49.5। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा 49.5, यानी कि L बराबर हमको 49.5 मिल गया। और CI तो मिल गया है यहाँ पे, CI बराबर 5, N बराबर 40 मिल गया है। ठीक है, N बराबर 40 यहाँ पे लिख लेते हैं, N बराबर 40। अब हमको मिल गया L मिल गया, CI मिल गया, N मिल गया, और देख लेते हैं कैपिटल F क्या होगा। तो कैपिटल F के लिए हम पढ़ लेते हैं उस वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति जिसमें Q3 है या स्थिर आता है। तो Q3 किस में आ रहा है, तो ये देखिए इसमें आ रहा है, तो इसके नीचे की संचयी आवृत्ति यानी कि 27। कैपिटल F बराबर 27 यानी कि 27। अब देखते थे स्मॉल f, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q3 स्थित हो। तो Q3 स्थित इसमें है, तो इसका आवृत्ति हो जाएगा 5, यानी कि स्मॉल f बराबर 5। ये हम Q3 और Q1 के लिए दोनों के लिए वैल्यूज पता कर लिए। ठीक है, अब हमको इस सूत्र में मैं दोनों वैल्यूज को रख करके हल कर देना है। तो आइए हल कर देते हैं इसको, हम इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमको। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 के लिए करते हैं। तो Q1 के लिए हो जाएगा आपका यहाँ L बराबर कितना हमको दिया है, L बराबर आपका मिला था ये L बराबर 34.5। ठीक है, तो 34.5 प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में n/4 हमको 10 मिल गया है। 10 माइनस कैपिटल F कितना मिला है हमको 6, माइनस 6 बटे स्मॉल f 5 मिला है। यहां से हम वैल्यूज रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, गुणा CI कितना मिल गया हमको 5 मिल गया है। यहाँ से F, ये सबसे पहले Q1 के लिए देखिएगा, F या 5 मिल गया। अब इसको हम क्या कर देंगे है, जब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 34.5 प्लस 34.5 प्लस आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, 4 बराबर हमको मिल जाएगा 38.5। तो Q1 बराबर मिल गया हमको 38.5 Q1 बराबर। अब Q2 के लिए देखते हैं, सॉरी Q3 के लिए देखते हैं। यहाँ पे Q3 के लिए तो L बराबर कितना हमको मिला है 49.5। ठीक है, 49.5 प्लस ब्रैकेट में देखते हैं कि हमको कितना मिला है, कैपिटल F कितना मिला है 27। ठीक है, 27 माइनस स्मॉल f 5। ठीक है, बटे के, सॉरी ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 3n/4 कितना हमको मिला है 30। ठीक है, 30 माइनस कैपिटल F मिला है हमको 27 बटे के स्मॉल f क्या मिला है, स्मॉल f बराबर 5 मिला है, ये हो जाएगा, और गुणा 5। अब इसके बराबर हमको देखिए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Q3 के लिए 49.5, यह है 49.5। ठीक है, 49.5 प्लस कितना है 3 हो गया ना, ये हो जाएगा बराबर 52.5। ये हो जाएगा हमारा Q3, यानी कि Q1 मिल गया और Q3 मिल गया। ये दोनों वैल्यूज हमको मिल गए Q3 और Q1। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थांश विचलन पता कर सकते हैं। तो आइए हम चतुर्थांश विचलन में अब इस दोनों का मान रख करके पता करते हैं। देखिए यहां से हम इसको मान रख लेते हैं। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा Q3 माइनस Q1, और Q3 देखिए Q3 यहाँ पे मिला है हमको 52.5, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 52.5 माइनस Q1, Q1 हमको कितना मिला है 38.5, ठीक, 38.5 बटे के 2, ठीक, Q3 माइनस Q1 अपान 2, तो अब हम Q3 माइनस Q1 अपान 2 कर देंगे, हमको मिल जाएगा 14 बटे के, ठीक है, यहां से मिल जाएगा हमको 14 बटे के 2 बराबर 7, यानी हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो मिल गया 7, जो हमको ज्ञात करना था चतुर्थांश विचलन, चतुर्थांश विचलन यहां से हमको मिल गया 7, ठीक है। अब चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना कर लेते हैं, चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना कर लेते हैं। इसके लिए देखिए इसका सूत्र है आपका, ठीक है, देखिए Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1 है ना, चतुर्थांश विचलन गुणांक, ठीक है, बराबर Q3 क्या है 52.5, ठीक है, 52.5 प्लस Q1 38.5, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 38.5 बटे के 52.5 प्लस 38.5, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए हमको मिल जाएगा 14/91, 14/50, हाँ 14 बटे हमको मिल जाएगा 91 यानी कि 91, 14/91 बराबर हो जाएगा आपका 0.0154, तो ये हमारा मिल जाएगा चतुर्थांश विचलन गुणांक। तो यहां से देखिए चतुर्थांश विचलन हमको गुणांक मिल गया, तो हमको प्रश्न में पूछा क्या था कि दिए हुए डाटा से हमें चतुर्थांश विचलन और चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए चतुर्थांश विचलन हमको 7 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, चतुर्थांश विचलन हमको 7 मिल गया और चतुर्थांश विचलन गुणांक हमको मिल गया 0.154। तो इस प्रकार से हम ग्रुप डाटा का चतुर्थांश विचलन और चतुर्थांश विचलन गुणांक की गणना करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार फिर से देखिएगा दोबारा, आपको इजीली समझ में आएगा। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, अगर एक बार आप समझ गए ना, ये बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप हम चाहेंगे कि एक बार में नहीं समझ आ रहा तो 2 बार में आप समझने का प्रयास कीजिए, एक क्वेश्चन जरूर फंसता है इससे। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें, आप पसंद आए तो शेयर और कमेंट अवश्य करें।